हमारा जो चैप्टर रनिंग है दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट वाज द एंड्रोशियम एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट वाज गायनेशियम। ठीक है, इनकी डेवलपमेंट की हमने बातें कर ली थी, हमने यहाँ वहाँ पर गैमेटोजेनेसिस कर लिया था, पॉलन ग्रेन्स का सिंथेसिस हमने सीख लिया है, देन उसके बाद हमने जो है वो एग एपरेटस की डेवलपमेंट और एग का जो बनने का प्रोसेस होता है वो भी हम सीख चुके हैं। तो इसके बाद हम जो डील कर रहे थे चीजें, वो सारी चीजें थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंडर, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसमें एक और स्टेप होता है प्लांट्स के केस में एंड दैट वाज द स्टेप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो अभी हम जो बातें कर रहे हैं करेंटली इस चैप्टर में दैट इज ऑल रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। Pollination, as you all know, it is the process by which pollen grain is transferred to the stigma of the female flower. ये प्रोसेस की बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था वहां पे हमने बात की थी कि पॉलिनेशन ब्रॉडली कितने टाइप का होता है। तो वहां पर ब्रॉडली पॉलिनेशन जो है दैट वाज रिपोर्टेड टू बी ऑफ टू टाइप्स, जिसमें एक को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो जब क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को हमने डील किया था तो वहां पे हमने ऑटोगैमी, एलोगैमी, जीनोगैमी, इस तरीके के कुछ एडिशनल टर्म्स भी सीखे थे। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द डिवाइसेस, कॉन्ट्रीवेंसेस और द एडेप्टेशन जो कि किसी भी फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए होनी चाहिए या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज का जो लेक्चर हमारा होगा दैट विल बी completely dedicated to the topic of कि क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। नाउ फोकस ऑन दिस वन, जो भी मेथड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे दोज मेथड्स विल बी डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट्स और व्हाट यू कॉल एज पॉलिनेटर्स। हमें यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारे मेथड्स को हम डील करेंगे। तो उसमें आपके कौन कौन से मेथड्स आएंगे, आपके पास एनेमोफिली होगा, हाइड्रोफिली होगा, यू विल हैव जूफिली एंड जूफिली के अंदर भी इसके सब टाइप्स होंगे। कौन कौन से या कैसे वो आपको आगे पता चलेगा। आफ्टर दिस जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वाला कंसेप्ट है दैट इज गोइंग टू एंड अप। फिर हमारा सेकेंड स्टेप आ जाएगा दैट इज द मेजर स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो वहां पे हम बात करेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन विच इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ टू ऑपोजिट ओरिजिन ऑफ गैमेट्स, मतलब कि अलग अलग जगह से आए हुए गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो प्रोसेस डील करेंगे। एंड उसके अंदर जो जो स्टेप होते हैं कि पहले पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करता है, फिर उसकी जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एंट्री के बाद कैसे वो एग एपरेटस तक पहुंचता है, एम्ब्रियो सैक को कैसे एंटर करता है, एंड लास्ट विल बी द थिंग दैट विल बी डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो हम वहां पे डील करेंगे। तो दिस ऑल विल बी द टॉपिक्स जो आज की क्लास में डील होने वाले हैं। Now let us start with the first topic that is methods of cross pollination and तो methods of cross pollination में आ जाते हैं हम। The first method here will be anemophily which you all very well know I guess, आपने इसके बारे में सीखा होगा। एनिमोफिली का अगर हम बात करेंगे तो एनिमोफिली को अगर आप कॉमन लैंग्वेज में देखेंगे तो कॉमन लैंग्वेज में इसके लिए जो टर्म यूज होता है दैट टर्म यूज्ड इज either you call it air pollination, या तो आप इसको किस नाम से जानेंगे, आप इसको जानेंगे बाय द नेम ऑफ एयर पॉलिनेशन, या फिर यू कैन कॉल इट विंड पॉलिनेशन। ठीक है, एयर और विंड में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, आपको भी पता है। ठीक है, मूविंग एयर इज नोन एज विंड, तो अल्टीमेटली बात तो वही हो रही है, एयर के थ्रू पॉलिनेशन करवाइए या विंड के थ्रू पॉलिनेशन करवाइए। द बायोलॉजिकल टर्म यूज्ड हियर विल बी कॉल्ड एज एनेमोफिली। एनेमोफिली की अगर हम बात करें तो सिंपल सी भाषा में आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बाय यूजिंग द एजेंसी ऑफ एयर और विंड। जब भी एयर करंट के साथ फ्लो करके या विंड करंट के साथ फ्लो करके पॉलन जो है वो स्टिग्मा में पहुंचेगा फीमेल फ्लावर के,
तो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट या प्रोसेस जो होगा दैट विल बी टर्म बाय द नेम ऑफ एनिमोफिली या व्हाट यू कॉल एज एयर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन। ठीक है, सच अ टाइप ऑफ फ्लावर जिसके अंदर आप एनिमोफिली ऑब्जर्व कर सकते हो, या फ्लावर which has all the characters या adaptations for performing anemophily, उस फ्लावर को हम एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, अब कॉमनली अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये आपको कहाँ पर दिखाई देगा, ये आपको शुगर केन में दिखाई देगा, ये आपको कोकोनट में दिखाई देगा, ये आपको ग्रासेस में देखने मिलेगा, कॉटन में देखने मिलेगा, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ क्यूकम्बर। बहुत कॉमन से एग्जाम्पल्स हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मोस्टली, ठीक है, मोस्टली अगर आप पूरा प्लांट का पॉपुलेशन देखेंगे तो ज्यादातर पौधों में आपको इसी टाइप का पॉलिनेशन दिखाई देने वाला है, क्योंकि द मोस्ट अवेलेबल एजेंसी जो पॉलिनेशन के लिए यूज की जा सकती है वो विंड या एयर होती है, ये आपको भी पता है। ठीक है, विंड या एयर जो है दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, एक्चुअली हर जगह प्रेजेंट है, ऑमनी प्रेजेंट है। तो अगर ये हर जगह पाई जाती है तो मोस्ट कॉमनली दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द पॉलिनेटिंग एजेंट। क्लियर? तो यहाँ पर शुगर केन आपके पास एग्जाम्पल होगा, कोकोनट होगा, और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। नाउ लेट मी नो व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम या व्हाट इज द बॉटनिकल नेम फॉर शुगर केन एंड कोकोनट। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम फॉर शुगर केन एंड कोकोनट? In case any one of you know, what is the botanical name for sugarcane and coconut? No one? Fine. I'm waiting for your reply. In case you all don't remember, then that will be your homework कि आपको sugarcane और coconut का botanical name जो है वो मुझे ढूंढ के बताना है। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीजें हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। Now let us come back to the topic. एनिमोफिली जो है वो आपको जिम्नोस्पर्म्स में भी दिखाई देती है, लगभग सारे ही जिम्नोस्पर्म्स में। Now what are जिम्नोस्पर्म्स? अगर आपको शुगर केन कोकोनट का बॉटनिकल नेम याद नहीं है, then you might be knowing कि जिम्नोस्पर्म्स कौन होते हैं। What are जिम्नोस्पर्म्स? कॉमनली इनको हम कौन सी टर्मिनोलॉजी से जानते हैं? What are जिम्नोस्पर्म्स? जल्दी से बताइए। अगर मैं आपको जिम्नोस्पर्म्स याद दिलाऊं, जो कि आई डोंट नो यू ऑल रिमेम्बर और नॉट, तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आपको ये जरूर याद होगा कि दीज आर कॉल्ड एज नेकेड सीडेड प्लांट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स को यहाँ पर हम नेकेड सीडेड प्लांट्स के नाम से जानते हैं। एंड द रीजन इज कि यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स आपने क्लास 11th में सीखा था, दीज आर naked seeded plants in which fruit formation is not observed. Okay, I've got the answer for botanical name of sugarcane, that is Saccharum officinarum. Very good, Anushka and Sangram, very good. ठीक है, एंड जयदीप वेरी गुड फॉर द आंसर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कि वो नेकेड सीडेड होते हैं इन विच फ्रूट फॉर्मेशन इज एब्सेंट। ऑलराइट, so all these things you know about gymnosperms, sugarcane and coconut also. Coconut also I have got the name, coconut का नाम होता है Cocos nucifera. Well and good. तो ये चीजें आपको शुगर केन और कोकोनट का जो बॉटनिकल नेम है उसका आंसर भी अभी ही मिल गया, तो रिमेम्बर, याद रखिए। ठीक है, अगर हम अब टॉपिक में आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दूसरी बातें जो करनी है एनिमोफिली के बारे में, उस पे आ जाते हैं। अगर आप एनिमोफिलस फ्लावर्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कंप्लीटली विंड पॉलिनेशन को फेवर करेंगे, या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि क्योंकि उनके अंदर विंड पॉलिनेशन होता है तो उनके कैरेक्टर इसी तरह के होते हैं कि विंड पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, जैसे विंड पॉलिनेशन होनी है अगर, तो सबसे पहला कैरेक्टर जो उस फूल के पास होना चाहिए, मतलब कि एनिमोफिलस फ्लावर के पास होना चाहिए, दैट शुड बी कि इट शुड बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब है काफी ज्यादा तादाद में पॉलन ग्रेन जो है वो वहां पर बनना चाहिए। रीजन मैं आपको बताती हूँ कि जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो है, क्योंकि वो नॉन मोटाइल है और यहाँ पे जो एग है वो भी नॉन मोटाइल है, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो पॉलन को उठा के शिफ्ट करेंगे। तो जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन को विंड करंट के साथ या एयर करंट के साथ आप जाते हुए या उड़ते हुए देखेंगे
तो एट दैट वेरी टाइम इट इज वेरी लॉजिकल कि हवा में जो पॉलन उड़ रहा होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा अपने टारगेट फ्लावर पे ही जाके रेस्ट करे। क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं होगा, ठीक है। जब वो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ के जा रहा होगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्टली फीमेल फ्लावर जिसके स्टिग्मा पे उसको रेस्ट करना था वो वहीं पहुंचे। ऐसा नहीं हो सकता हमेशा। वहां पर पॉलन ग्रेन का एक्सीडेंट होने का चांस काफी ज्यादा रहता है। जब वो हवा में उड़ रहा होता है तो वो किसी गलत जगह पे जाके रेस्ट कर जाए, गलत फ्लावर पे जाके वो बैठ जाए, ये भी हो सकता है। आपको पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हमें सक्सेसफुल करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन और जो एग है वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए। बट जब हवा के साथ पॉलन उड़ रहा है तो आपको भी पता है कि वहां पर पूरा पूरा चांस है कि डिफरेंट स्पीशीज के जो फ्लावर हैं उनके ऊपर भी पॉलन जाके बैठ सकता है या रेस्ट कर सकता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चांसेस जिसमें आपके काफी सारे पॉलन जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, सिंस द पॉलन ग्रेन एंड द फ्लावर ऑन विच इट गॉट रेस्टेड वो दोनों अलग अलग स्पीशीज के थे। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है जी कि जब पॉलन उड़ रहा होता है तो हो सकता है कि वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस तक गया, या फिर वो काफी समय तक हवा में रहा, या फिर वो जाके सॉइल पे रेस्ट कर गया जिसकी वजह से उसकी वायबिलिटी लूज हो सकती है। तो ऐसे काफी सारे चांसेस होते हैं जिससे कि पॉलन ग्रेन एनिमोफिली के टाइम पर काफी ज्यादा मात्रा में वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि वी हैव रिटन कि यहाँ पर मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन होगा। अब आप देखिए, मैक्सिमम लॉस होने का एक और भी चांस है कि जब हवा बह रही है या विंड है वहां पे, तो आपको मालूम है कि उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। आपने कभी सुना है क्या कि जो हवा है वो इंडिया से पाकिस्तान जा रही है, या जो हवा है वो इंडिया से अमेरिका ही जाएगी? ऐसा कोई डायरेक्शन आपको विंड या एयर का नोटेड है? कभी आपने ऐसा सुना है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है एयर या विंड का? आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एयर या विंड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। तो उसी एयर या विंड करंट के साथ आपके पॉलन्स भी जा रहे हैं। दैट इज द रीजन कि दैट विल बी अ नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है। इसके अलावा अगर पॉलन को हवा में उड़ना है, विंड करंट के साथ उसको एग एपरेटस तक पहुंचना है, तो बहुत ही क्लियर है हमारे दिमाग में कंसेप्ट कि अगर हवा में कोई चीज उड़ना चाहती है तो उसको क्या होना चाहिए, वहां पे उसका वेट काफी लाइट होना चाहिए, उसका साइज काफी छोटा होना चाहिए, और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा ड्राइनेस होनी चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बर्ड्स के साथ रिलेट करके बताती हूँ। आपने जब बर्ड्स पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उनके पास हॉलो बोन्स होती हैं। क्लियर। इसके अलावा जो फेदर्स होते हैं वो भी लाइट वेटेड रहते हैं। आपने अगर किसी बर्ड को कभी एज अ पेट अपने घर पे रखा होगा, या आपने उनको टच करके उठा के देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी काफी हल्की होती है। अगर उनके जो बोन्स हैं वो हमारी तरह हो जाते, इतने स्ट्रांग हो जाते, तो विल दैट बी पॉसिबल फॉर दैट बर्ड टू फ्लाई? नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पॉलन के पास भी सेम अडेप्टेशन होनी चाहिए अगर उसको एनिमोफिली फॉलो करनी है। पॉलन का साइज काफी छोटा होना चाहिए, नंबर वन। अगर साइज छोटा है तो ऑटोमेटिकली द पॉलन विल बिकम लाइट वेटेड। और दूसरा क्या होना चाहिए कि उसकी जो पूरी बॉडी है दैट शुड बी ड्राई। अगर उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो उसकी वजह से उसका जो वेट है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज समवॉट, और उसकी वजह से वो एफिशिएंटली उड़ नहीं सकता। क्लियर। इसके अलावा ये तो पॉलन की बात हो गई। अब हम स्टिग्मा की बात कर लेते हैं। जब आप स्टिग्मा की बात करोगे तो स्टिग्मा के पास भी कुछ अडेप्टिव फीचर्स होने चाहिए सो दैट इट कैन ग्रैब द उड़ता हुआ पॉलन। ठीक है। उड़ता हुआ पॉलन जो है स्टिग्मा उसको ग्रैब कर ले। फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन स्टिग्मा ऑल्सो नीड्स सम अडेप्टेशन। और वो क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि जो स्टिग्मा है दैट शुड बी हेयरी या ब्रशी। जब आप यहाँ पे स्टिग्मा का अपीयरेंस देखोगे ना, अगर आप देखना चाहते हो कि स्टिग्मा किस तरह का दिखाई देगा, तो यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे सपोज ये स्टिग्मा हमने ड्रॉ किया तो दैट शुड बी हेयरी, मतलब उसके ऊपर काफी सारे ब्रिसल्स या इस तरीके के रेशे आपको नजर आएंगे। तो इससे क्या होगा कि सपोज यहाँ पे पॉलन उड़ रहा है
तो ये जो इसके ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं, जो इसको ब्रशी अपीयरेंस दे रहे हैं, ये इसको इजीली ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रशी होना चाहिए, इसके अलावा वहां पे म्यूसिलेज का डिपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। म्यूसिलेज इज अ सॉर्ट ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, आपको पता है। तो अगर यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस होगा तो उससे क्या होगा कि जो भी पॉलन यहाँ पे उड़ रहे होंगे वो इजीली यहाँ पे आके चिपक सकते हैं या स्टिक कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एडेप्टेशंस जो कि एनिमोफिली के लिए किसके किसके पास होने चाहिए, एनिमोफिलस फ्लावर के पास होने चाहिए, आइदर उसका पॉलन या उसका स्टिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एनिमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं ना तो वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देंगे, ना ही उनके पास फ्रेग्रेंस होता है। द रीजन इज कि हवा को अट्रैक्ट करने के लिए हमें वहां पे नेक्टर सिक्रेट करने की जरूरत नहीं है। हवा को अट्रैक्ट करने के लिए हमें वहां पे फूल को सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है, या फिर हवा को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे खुशबू की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो दूसरे लिविंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं बट नॉट एयर, बिकॉज एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। इसके अलावा एनिमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं यूजुअली दीज आर इन यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन आपको यहाँ पे उनको मिलेगी, मतलब कि फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअलिटी शो करेगा, उसके पास एक तरह का सेक्स ऑर्गन होगा, आइदर इट विल बी मेल सेक्स ऑर्गन और द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अभी एनिमोफिली को समझने में anyone is having any kind of doubt? Okay, I have received a doubt from Karthik, and that is mostly when we water plants, then pollen must be getting wet. So how it maintains the dryness? Karthik, आपका ये जो डाउट है ठीक है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखो जब आप प्लांट्स को वाटर करते हो तो प्लांट्स को आप एक पर्टिकुलर टाइम पे वाटर करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हमेशा वो गीला नहीं रहता है, जैसे ही आपने वाटरिंग की तो उसके बाद क्या होगा कि वो ड्राई भी हो जाएगा, मूविंग एयर के साथ साथ वो सूख जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब आप प्लांट्स को वाटर करते हैं तो यूजुअली हम ऊपर से पानी नहीं डालते हैं, हम तो नीचे रूट्स में पानी डालेंगे ना। अगर आप प्लांट को वाटर कर रहे हो तो आप उसको रूट्स पे पानी दोगे, जड़ों पे पानी दोगे। हाँ, अगर आपने पौधे की पूरी बॉडी पे वाटर स्प्रिंकल भी किया है, सींचा है आपने उसको, इन दैट कंडीशन ऑल्सो दैट पॉलन ग्रेन इज गोइंग टू ड्राई आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा, ठीक है। इन केस अगर काफी ज्यादा समय के लिए वो गीला है या फिर गीलेपन की वजह से पॉलन सड़ चुका है तो दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन। तो नाउ यू गेट मी। कार्तिक, आपको समझ में आया? ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक सिंपल सा पिक्चर पुटअप किया है, दैट इज फॉर मेज प्लांट। तो मेज या कॉर्न में जो है एयर पॉलिनेशन आपको दिखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। व्हाई आई सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज कि यहाँ पे आपको स्टिग्मा जो है वो कम्प्लीटली ब्रशी दिखाई देता है, आपको वहाँ पे काफी सारे टैजल्स दिखाई देते हैं, रेशे दिखाई देते हैं जो उसको ट्रैप करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का जो पॉलिनेशन है विच इज कॉल्ड एनिमोफिली, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज हाइड्रोफिली। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिली का मतलब है पॉलिनेशन। तो यहाँ पे वाटर इज द पॉलिनेटिंग एजेंट जिसके थ्रू आप पॉलिनेशन की प्रोसेस देखोगे। क्लियर? तो अब जब यहाँ पर वाटर पॉलिनेशन होता है तो ये वाटर पॉलिनेशन दो तरह का हो जाता है। दो तरह का किस हिसाब से? एक होगा जो कि वाटर के सरफेस पे, मतलब जो आपका वाटर टेबल है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है वहां पर होगा। दूसरा हो सकता है जो कि पानी के अंदर हो, मतलब कि प्लांट जो है वो कंप्लीटली उसके अंदर सबमर्ज्ड हो, ठीक है। आप जानते हो कि हाइड्रोफिली जो है यूजुअली एक्वेटिक प्लांट्स में होगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स डू यू नो? कितने तरह का एक्वेटिक प्लांट्स आप जानते हैं? टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स यू ऑल नो? कितने तरह का एक्वेटिक प्लांट्स आपको मालूम है? एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। एक आपने सुना होगा एक्वेटिक प्लांट्स के लिए फ्लोटिंग वर्ड, दूसरा आपने सुना होगा सबमर्ज्ड, ठीक है। फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड ये सुना है। तो यूजुअली सरफेस पे तब होगा जब फ्लोटिंग रहते हैं, सबमर्ज्ड में तब होगा जब अंदर चला गया पौधा, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे आपको पॉलिनेशन दिखाई देंगे डिपेंडिंग कि प्लांट कौन से तरीके का है।
क्लियर? तो सबसे पहले अगर पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पे हो रही है तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा वैलिस्नेरिया या रूबिया में, और इसको हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली सिंस इट इज टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर पॉलिनेशन जो है वो इनसाइड वाटर हो रहा है, मतलब कि पानी के अंदर हो रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी वर्ड का मतलब होता है सरफेस, हाइपो वर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ या दबा हुआ, या फिर यू कैन से सप्रेस्ड। ठीक है, तो हाइपो वर्ड कब यूज होगा? जब पॉलिनेशन पानी के अंदर होगा, एंड द एग्जांपल गोज लाइक जोस्टेरा, हाइड्रिला एटसेट्रा। ठीक है, अब याद रखिए कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा दैट विल बी फॉलोइंग, या जो पॉलन ग्रेन की शिफ्टिंग होगी दैट विल बी कंप्लीटली फॉलोइंग द वाटर करंट। एनिमोफिली में एयर करंट को फॉलो कर रहे थे, एयर के डायरेक्शन पे जा रहे थे, यहाँ पर पॉलन्स विल बी कंप्लीटली फॉलोइंग द वाटर करंट। ठीक है, जो जो अडेप्टेशन आपने देखी थी कहाँ पे? एनिमोफिलस फ्लावर में, कि पॉलन ग्रेन हल्का होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वैसी कोई भी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ हाइड्रोफिली कैरी ऑन करने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें से एक भी कैरेक्टर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे पॉलन कैन बी जैसा भी वो है। अब इसके बाद क्या होगा कि वो पॉलन जो है यूजुअली वाटर करंट के साथ साथ ही फ्लो करता है, साथ साथ ही जाता है। अगेन वो वाला एक्सीडेंटल चांस यहाँ पर भी है कि जब वो वाटर करंट के साथ जा रहा है तो वो किसी दूसरे स्पीशीज के फ्लावर के ऊपर जाके रेस्ट कर ले, वो कंडीशन यहाँ पर भी पॉसिबल है। बट इन दैट केस ऑल्सो यू ऑल वेरी वेल नो कि पॉलन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्पीशीज के साथ उसकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो होगा, बट बाकी सारे जो अडेप्टिव फीचर्स थे वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। द ओनली अडेप्टिव फीचर रिक्वायर्ड हियर इज कि जो पॉलन ग्रेन है उसके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए ताकि वो पानी के अंदर सस्पेंडेड रह सके, या फिर वो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर सके। ठीक है, या फिर वाटर करंट के साथ मूव कर सके, उसके पास इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपने फिजिक्स में सीखा होगा। ऑलराइट, so these are some of the things that is required for hydrophily or what you call as water pollination. अब यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है, दैट इज पॉलिनेशन इन वैलिस्नेरिया। तो यहाँ आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि वैलिस्नेरिया जो है, देखिए यहाँ पे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका है ये फ्लोट कर रहा है पानी के सरफेस के ऊपर पे। ठीक है, पानी के सरफेस के साथ इसकी फ्लोटिंग हो रही है। देन फीमेल फ्लावर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको फीमेल फ्लावर दिख रहा है। तो whenever this particular male part is going to come to the vicinity of the female flower, तो this female flower is going to get pollinated, और उसके बाद जो है इनका फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द थिंग जो यहाँ पर चलती है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि इसकी जो पत्तियां हैं दीज ऑल आर रिबन शेप, फ्लैटेंड होती हैं। अब इससे क्या होता है कि पानी के अंदर इस प्लांट को फ्लोट करने में मदद होती है। तो ये कुछ चीजें जो इसकी अडेप्टेशन में आती हैं, ये आपको बहुत ज्यादा याद भी करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जितना आपको मैंने बताया ओरली, दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो उतना आप अपने दिमाग में रखिएगा। क्लियर? The next type of pollination is zoophily. But before starting off with zoophily, I want to know कि hydrophily तक किसी को कोई भी problem है? In case any questions are boggling your mind, तो आप यहाँ पे पूछ लीजिए। अगर कोई भी question है आपके दिमाग में, कोई भी doubt है, then you can ask before we start off with zoophily. Any problem, any doubt to anyone? किसी को कोई भी दिक्कत है? No problem. Fine. Then let us start with zoophily. जूफिली में आप नाम से ही समझ गए होंगे बच्चों, नाम से आप क्या समझे होंगे कि जू वर्ड यहाँ पर जो है उसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। whenever the things or procedures are concerned with involvement of the animals, तो यहाँ पे जूफिली में आपके जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर का मतलब तो आप जानते ही होंगे, या वो भी मुझे बताना पड़ेगा। आप लोग पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर का मतलब समझते हैं, जो कि प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन में मदद करे, वो पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट विल बी द एनिमल्स. नाउ एनिमल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यहाँ पे आपके पास इंसेक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ आपके पास बर्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पर टर्माइट्स हो सकते हैं, एंड्स हो सकते हैं, एलिफेंट भी हो सकता है. इवन यहाँ पर जूफिली के अंदर आप एलिफेंट की इन्वॉल्वमेंट भी देखोगे. यस, हनी बी कैन ऑल्सो बी देयर. ठीक है, जो भी एनिमल आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के देखेंगे वो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से पॉलिनेशन में मदद करेंगे. नाउ लेट अस मूव टू सम इम्पोर्टेंट टाइप्स देन. जब आप जूफिली देखते हो तो अगेन पॉलिनेटिंग एजेंट्स और द पॉलिनेटर्स विल बी द एनिमल्स फर्स्ट थिंग. जूफिलस प्लांट्स की अगर मैं बात करूं या जूफिलस फ्लावर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फूल होते हैं ना, उनके पास क्या क्या अडेप्टिव फीचर्स होने चाहिए. सबसे पहले तो फूल साइज में काफी बड़ा होना चाहिए ताकि वो किसी भी एनिमल की नजर में आ सके. बिकॉज द एनिमल इज ओनली गोइंग टू गेट लैंड ऑन द फ्लावर जब वो उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है. सेकेंड थिंग कि फूल जो है दैट शुड बी क्वाइट अट्रैक्टिव, दिखने में बहुत सुंदर होना चाहिए. इसके अलावा उसके पास नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होने चाहिए जो कि वहां पर एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस या ओडर उस पर्टिकुलर जूफिलस फ्लावर को प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, आपने ये तो सुना ही होगा अगर आप बाकी एनिमल्स के बारे में नहीं जानते हैं, बट यू माइट हैव हर्ड ऑफ हनी बी. हनी बी जो है वो खुशबूदार फ्लावर्स के पास जाती है, नेक्टार कलेक्ट करती है. ठीक है, तो वैसे ही जितने भी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं दे गेट अट्रैक्टेड टू अ वेरी लार्ज फ्लावर, टू अ वेरी अट्रैक्टिव फ्लावर. उसका जो पेटल्स होता है वो बहुत ही कलरफुल होना चाहिए. ठीक है, बहुत सुंदर दिखना चाहिए फूल जो है, उसका जो टेक्सचर है. एंड ऑल्सो इट शुड बी फ्रेग्रेंट, वहां पे बहुत अच्छी सी सुगंध आनी चाहिए. क्लियर? तो ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ पे एनिमल्स को अट्रैक्ट करती हैं. अब जूफिली जो है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनिमल कैरिंग आउट पॉलिनेशन, जूफिली कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हिंदी में जिस तरीके का जानवर या जिस तरीके का एनिमल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा फॉर कैरिंग आउट पॉलिनेशन, ठीक है, उस तरीके की जूफिली का जो प्रोसीजर है वो उस नाम से जाना जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जब पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की मदद से होती है तो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज एंटेमोफिली. नाउ दिस इज द प्रोसेस वेयर वी आर गोइंग टू यूज हनी बीज, यहाँ पे काम आएंगी. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ जूफिली इज कि जब पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा हो. क्लियर? जब इंसेक्ट्स के थ्रू होता है देन द टर्म यूज्ड विल बी एंटेमोफिली. एंटेमोफिली से 80% पॉलिनेशन किया जाता है. ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि देखो इंसेक्ट्स जो हैं वो इजीली उड़ते उड़ते एंजियोस्पर्म्स को अप्रोच कर सकते हैं. अब अगर आप इसके अंदर भी देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन कौन से इंसेक्ट की मदद से होता है, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ हनी बी. क्लियर? वो किसकी मदद से होता है? वो होता है विद द हेल्प ऑफ हनी बी, व्हाट यू कॉल एज मधुमक्खी. क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी एंटेमोफिलस प्लांट्स होते हैं यूजुअली दे आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. अब मैं आपको बता दूं कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स को आप जनरल भाषा में शो प्लांट्स भी कहते हो. व्हाट आर शो प्लांट्स? जो आप घर में सजाने के लिए रखते हैं, जो सुंदर दिखेगा उसी से आप अपने घर को सजाएंगे. तो यहाँ पे जो इसका अडेप्टेशन है कि प्लांट अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, उसका फूल सुंदर होना चाहिए, तो वो सारी चीजें उसको एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी बना देती हैं. तो यूजुअली ऑर्नामेंटल प्लांट्स होंगे जिनके अंदर आप इंसेक्ट पॉलिनेशन देखेंगे. फ्लावर्स अट्रैक्टिव हैं, फ्रेग्रेंस है, यू ऑल नो दैट, नेक्टर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं. द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो स्टिकी भी होते हैं. स्टिकी इसीलिए होंगे क्योंकि उनके पास पॉलन किट होता है. अब पॉलन किट मैं आपके लिए रिकॉल नहीं करूंगी बिकॉज पॉलन किट जो है इसका मैंने फंक्शन और इसका डिस्कशन आपसे किया था जब हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे. ये आपके नोट्स में वहां क्लियर कट लिखा हुआ है. तो अभी जब मीटिंग रिजॉइन होगी तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड रेफर दोज नोट्स जहाँ पे हमने पॉलन किट के बारे में बात की थी. और पॉलन किट की हमने जो भी बात की थी वो आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने क्या बात की थी. ठीक है, इन केस एनीवन रिमेंबर्स देन यू कैन आंसर मी राइट नाउ एज वेल.
इसके अलावा स्टिग्मा का जो सरफेस है वो रफ होना चाहिए। अब देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे क्योंकि पॉलन स्टिकी है तो स्टिग्मा रफ है, ठीक है। अगर पॉलन रफ होता तो स्टिग्मा को स्टिकी होना पड़ता। मतलब आप देखो कि नेचर में कहीं ना कहीं पर एडजस्टमेंट हो ही जाती है इन ऑर्डर टू डेवलप दैट कंपैटिबिलिटी बिटवीन द पॉलन एंड द स्टिग्मा। क्लियर? तो दीज आर सम ऑफ द अडेप्टिव फीचर्स। अब ये प्रोसेस आपको कहाँ देखने मिलेगा? ये आपको रोज में देखने के लिए मिलेगा, ये आपको लेमन में देखने मिलेगा, ये आपको कोरिएंडर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने अभी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, ओके फाइन, लेट अस गो टू द आंसर्स फर्स्ट। एलिफेंट कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करेगा? प्रिया जस्ट हॉल्ट, आगे ये टॉपिक आएगा तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्रिया। द नेक्स्ट थिंग इज कार्तिक इज सेइंग पॉलन किट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, वेल एंड गुड, बट दूसरे भी फंक्शंस आपको दिए गए हैं जो आपको देख के बताने हैं। नेक्स्ट थिंग, स्टिकी सरफेस कवरिंग ऑन सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन, यस वेल एंड गुड, ठीक है, सारा कुछ ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे। आई वाज टॉकिंग ऑफ कि एग्जाम्पल होगा रोज का, लेमन का, कोरिएंडर का एंड अनियन का। तो पहले मुझे ये बताइए कि जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने हैं इन सबका कॉमन फीचर क्या है? अगर आप कॉमन फीचर देखेंगे तो क्या कॉमन फीचर आप बताते हैं? लेट मी जज। पहले मैं ये देखती हूँ कि आप क्या बताते हैं। रोज है, लेमन है, कोरिएंडर है, ऑनियन है, इनके बीच में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट ऑल ऑफ देम? इन सभी के बीच में कॉमन क्या होता है? कौन सा ऐसा फीचर है विच इज कॉमन टू ऑल दीज स्पीशीज? आई एम सॉरी, नॉट स्पीशीज, ऑल दीज प्लांट्स, इनके बीच में क्या कॉमननेस है? व्हाट इज कॉमन हियर? जल्दी से बताइए, व्हाट इज कॉमन? टेस्ट? नॉट एट ऑल, नहीं। लेमन का और कोरिएंडर का, चलिए रोज अब कभी आपने खाया नहीं होगा, बट लेमन, कोरिएंडर, अनियन तो सभी ने खाया है। क्या आप लोगों को इसका टेस्ट सिमिलर लगता है? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो ये कभी भी सिमिलर नहीं लगे। नो, नो खुशी, it is not pollen code, go and refer to the notes. Okay fine, I'll tell you, अगर आप रोज, लेमन, कोरिएंडर और अनियन के बीच में कॉमन फीचर देखेंगे तो वो होता है कि इन सभी के पास एक स्पेसिफिक ओडर होती है, इन सभी के पास एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कॉमननेस जो आपको इन सब के बीच में दिखाई देगी। उसके लिए आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि गुलाब का जो फूल होता है वो काफी खुशबूदार होता है। यू ऑल नो दैट व्हेन वी टॉक ऑफ लेमन, तो लेमन का जो जूस होता है या लेमन का जो उसका जो लेमन जेस्ट होता है उसका भी एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होता है। कोरिएंडर, धनिया कितना खुशबूदार होता है। एंड अनियन, अनियन का भी अपना एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस है, पंजेंट सा होता है। तो यहाँ सबसे कॉमन फीचर ये है कि इन सभी के पास फ्रेग्रेंस है। खुशी, दैट वाज नॉट यू, इट इज अंडरस्टूड। वी हैव टू खुशीज ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पे रोज, लेमन, कोरिएंडर एंड अनियन, इन सभी का कॉमन फीचर आपको समझ में आया कि इन सभी का कॉमन फीचर क्या है? इन सभी का कॉमन फीचर है कि ये सबके पास एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती है। और वही इन सबके बीच में सबसे पहला कॉमन फीचर है। वो बात की बात है कि कौन कैसा दिखता है, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज समथिंग सेकेंडरी। बट अभी के लिए द मोस्ट कॉमन वन इज कि सबके पास फ्रेग्रेंस है। तो यहाँ पे आपको जब भी इंसेक्ट पॉलिनेशन देखना है या जूफिली देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द अडेप्टिव फीचर, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो। और ये जो फ्रेग्रेंस होती है या जो कोरोला का इसका कलर होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स। Clear? Okay, fine. So we'll continue from here.